सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है। अभी तक जनरल साइंस की हमारी 14 क्लास हो गई है। आज हमारी 15वीं क्लास है। अब तक हमने क्या पढ़ा? संतुलित आहार के घटक का पूरा टॉपिक पढ़ लिया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन बॉडी सिस्टम, मानव शरीर तंत्र। उसके बाद मानव शरीर के मैंने 6 पार्ट बताए थे। उसका पहला पार्ट आज उस एंडिंग पे है। उसका पहला पार्ट क्या था? पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो हमारे शरीर में पाचन किसी भी चीज़ का किस प्रकार से होता है। सबसे पहले अपन भोजन मुख में लेते हैं। मुख में लेने के बाद भोजन की अगली प्रोसेस क्या होती है? मुख में जाने के बाद भोजन मुख गुहा में जाता है। सबसे पहले भोजन मुख में लिया, उसके बाद मुख गुहा। हमें प्रोसेस पता होनी चाहिए कि पाचन प्रक्रिया किस प्रकार से हमारे शरीर में कंप्लीट होती है। सबसे पहले भोजन मुख, उसके बाद मुख गुहा, उसके बाद भोजन ग्रसनी में जाता है, उसके बाद ग्रसिका में जाता है, उसके बाद आमाशय में जाता है, उसके बाद भोजन ग्रहणी में, उसके बाद मध्य आंत में, उसके बाद सहस्रांतर में, उसके बाद सहस्रांतर के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है, उसके बाद मलाशय भोजन अवशेष के बाद मलेशिया में बन जाता है, और उसके बाद भोजन कहाँ गुदा में चला जाता है या एनएस में चला जाता है। देखो ये जो 3 पार्ट होते हैं, ग्रहणी, मध्य आंत और सहस्रांतर, इस तीनों भाग को बोलते हैं छोटी आंत। इसको बोलते हैं छोटी आंत। तो क्वेश्चन पूछा गया कि छोटी आंत किन 3 भागों से मिलकर बनी होती है? तो छोटी आंत ग्रहणी, मध्य आंत और सहस्रांतर से मिलकर बनी होती है, उसको बोलते हैं छोटी आंत। तो छोटी आंत कितने भागों से मिलकर बनी होती है? ग्रहणी, मध्य आंत और सहस्रांतर। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? इससे मुख पढ़ लिया, मुख गुहा। मुख गुहा मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए थे, एक जीभ और दूसरा पढ़ाया था दांत। उसके बाद में ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय यानी पेट मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद ग्रसनी, मध्य आंत और शेष आंत, छोटी आंत के बारे में आज पढ़ेंगे। उसके बाद बड़ी आंत के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए तो हमारा पाचन सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा सभी को? जैसा हमने टॉपिक पढ़ा, क्या पढ़ा, आगे की हमारी पढ़ने की क्या रणनीति रहेगी, ये अपन को ध्यान रहता है तो अपने को टॉपिक समझ में आराम से आ जाता है। तो आगे का पार्ट हमारा क्या रहेगा? आज 2 पार्ट रहेंगे, छोटी आंत और बड़ी आंत। उसके बाद में हमारे शरीर में किस किस का अवशोषण होता है वो हम 3-4 बिंदु इंपॉर्टेंट लिखेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। उससे पहले कल हमारा क्लास रहेगी, अगली क्लास रहेगी, वो रहेगी 16 नंबर। उसमें जितना भी हमने साइंस में पाचन तंत्र के बारे में जितना पढ़ा, उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं या जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनको अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कल हमारा जो वीडियो आएगा वो आप आराम से उसको देखेंगे और अपनी परीक्षा का अनुभव करें कि हमने जितना पढ़ा है वो अपने को कितना याद है कि नहीं, कितने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में उसका स्कोर जरूर लिखें। तो अब तक क्या क्या पढ़ लिया? मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय यानी पेट, ग्रहणी, मध्य आंत और शेष आंत, ये आज पढ़ेंगे। उसके बाद बड़ी आंत पढ़ेंगे। ये हमारी सारी प्रोसेस भोजन और पाचन की प्रोसेस रहती है हमारे शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा छोटी आंत। आज का हमारा टॉपिक रहेगा छोटी आंत, इंटेस्टाइन, छोटी आंत बोलते हैं इसको। छोटी आंत। सबसे पहले दिमाग में आते हैं छोटी आंत की सर लंबाई क्या होती है? तो इसकी लंबाई होती है 6 मीटर या 20 फीट होती है। इसकी लंबाई होती है 6 मीटर या 20 फीट। जैसे कि छोटी आंत का ये डायग्राम बना देते हैं, ये एक छोटी आंत होती है। इसकी जो लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक कितनी होती है? तो अनुमान मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक होती है 6 मीटर या 20 फीट होती है। उसके बाद में इसकी चौड़ाई कितनी होती है? उसके बाद इसकी चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई होती है ये इसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई। और इसकी चौड़ाई होती है, लंबाई 6 मीटर हो गई या 20 फीट हो गई, और जो चौड़ाई होती है वो हो गई 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर इसकी जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। इसलिए इसको बोलते हैं छोटी आंत। जो बड़ी आंत होगी उसकी चौड़ाई इससे ज़्यादा होगी लेकिन इसकी लंबाई कम होगी बड़ी आंत की। छोटी आंत की लंबाई होगी 6 मीटर या 20 फीट और इसकी चौड़ाई होगी 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक टर्म आती है, इसके अंदर रसांकुर पाए जाते हैं। इसके अंदर रसांकुर, छोटी आंत में रसांकुर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन रसांकुर का आईएएस में पूछा गया था कि छोटी आंत में पाचन
ज़्यादा होने का कारण क्या रहता है, तो उसके अंदर रसांकुर पाए जाते हैं। छोटी आंत में मैं बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा इसमें पाचन होता है और सबसे ज़्यादा इसमें अवशोषण होता है। सबसे ज़्यादा पाचन छोटी आंत में होता है और सबसे ज़्यादा कोई भी अपन भोजन का पाचन करेंगे उसका सबसे ज़्यादा अवशोषण भी किस में होगा, छोटी आंत में होगा। आगे पढ़ते हैं कि रसांकुर, रसांकुर को इंग्लिश में बोलते हैं विली विली। रसांकुर इंग्लिश में बोलते हैं विली। रसांकुर किस में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो छोटी आंत में सर पाए जाते हैं। उसके बाद में भोजन का अवशोषण, रसांकुर का कार्य क्या रहता है, तो भोजन का अवशोषण करना। भोजन का अवशोषण करना। हमारे शरीर में जो भोजन का अवशोषण करता है वो कौन करता है, तो सर छोटी आंत में होता है और वो कौन करता है, रसांकुर करते हैं। भोजन का अवशोषण करता है, भोजन का अवशोषण कौन करता है, तो रसांकुर करते हैं। रसांकुर को इंग्लिश क्या बोलते हैं, विली। ये किस में पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है। क्वेश्चन IAS में पूछा गया था। छोटी आंत में अभी तक क्या पढ़ा, 6 मीटर इसकी लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये छोटी आंत मान लो, और इसकी ये हो गई लंबाई, उसके बाद ये हो गई चौड़ाई। उसके बाद में इसमें छोटी आंत में एक उभारनुमा संरचना पाई जाती है। उभारनुमा संरचना होती है। जो ये उभारनुमा संरचना होती है इसको क्या बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं। ये छोटी आंत में उभारनुमा संरचना होती है, इसको बोलते हैं रसांकुर। जो उभारनुमा संरचना होती है इसको बोलते हैं रसांकुर, इसको बोलते हैं विली। ये उभारनुमा संरचना होती है, उभारनुमा आकृति, उभारनुमा संरचना, इसको बोलते हैं रसांकुर, इसको बोलते हैं रसांकुर या विली। समझ में आया यहाँ तक? क्या पढ़ाया कि रसांकुर किसमें पाए जाते हैं, तो भोजन में। ये कहाँ पर होते हैं, तो ये हमारे छोटी आंत उभारनुमा संरचना होती है, उसको बोलते हैं रसांकुर। उसको क्या बोलते हैं, रसांकुर। रसांकुर का कार्य क्या रहता है, रसांकुर हमारे भोजन का अवशोषण करता है। सबसे ज़्यादा अवशोषण भोजन का कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में होता है। सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? जैसे जैसे बिंदु बनते जाएंगे उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते जाएंगे। उसके बाद में हमारे शरीर में यदि भोजन सबसे ज़्यादा छोटी आंत में जाएगा तो छोटी आंत में भी भोजन का सबसे ज़्यादा क्या होता है, पाचन होता है। भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन व अवशोषण किस में होता है, छोटी आंत में होता है। अवशोषण, भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन व अवशोषण छोटी आंत में होता है। इसका कारण क्या रहता है, तो इसमें छोटी आंत उभारनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको रसांकुर बोलते हैं। इसी कारण हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाचन और अवशोषण कौन सी आंत में होता है, तो सर छोटी आंत में होता है। कौन सी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। कारण मैंने बता दिया। इसका कारण क्या होता है, इसमें रसांकुर पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है कि भोजन का अवशोषण और पाचन करने का काम करते हैं। इसीलिए छोटी आंत में सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है। यदि हमारा भोजन छोटी आंत में जाएगा तो उसको पाचन रहने की सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति रहती है। उसका कारण क्या रहता है, इसके अंदर रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर पे IAS पे क्वेश्चन बना गया कि रसांकुर किस में पाया जाता है, तो छोटी आंत में। इसका कार्य क्या रहता है, तो सर ये भोजन को पाचन और अवशोषण करते हैं। उसके बाद में छोटी आंत होती है, ये 3 भाग से मिलकर बनी होती है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ये 3 भागों से मिलकर बनी होती है। छोटी आंत 3 भागों से मिलकर बनी होती है। छोटी आंत में कितने भाग होते हैं, तो इसमें 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। उसके बाद में इसमें सबसे पहला भाग आता है, उसको बोलते हैं डेडूनम। इसको बोलते हैं डेडूनम या ग्रहणी। इसको डेडूनम या इसको क्या बोलते हैं, ग्रहणी। इसका पहला भाग होता है ड्यूडोनम या ग्रहणी। इसका पहला भाग होता है ड्यूडोनम या ग्रहणी। उसके बाद दूसरा भाग होता है जेजुनम। दूसरा भाग होता है इसका जेजुनम, जेजुनम। और इसका तीसरा भाग होता है, इसको बोलते हैं इलियम। इसको क्या बोलते हैं, इलियम। ये कितने किसके भाग है, सारे छोटी आंत के भाग। इसको बोलते हैं इलियम। अब देखो छोटी आंत के कितने भाग हो गए, तो छोटी आंत के 3 भाग हो गए। इसको एक को बोलते हैं ड्यूडोनम या इसको बोलते हैं ग्रहणी।
दूसरा भाग हो गया जेजुनम, जेजुनम को हिंदी में जेजुनम बोलते हैं, इंग्लिश में भी जेजुनम बोलते हैं। उसके बाद में तीसरा भाग हो गया इलियम, इलियम को हिंदी में भी इलियम बोलते हैं और इंग्लिश में भी इलियम बोलते हैं। देखो छोटी आंत के कितने भाग हो गए, तो 3, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। यदि आपको नाम याद नहीं हो रहे तो इसको बार बार आप बोलते जाओ। यदि और भी नाम याद नहीं हो रहे तो आप एक वाइट पेज लीजिए और उसको आप अपने जहाँ बैठते हैं उसके सामने चिपका दीजिए, ये नाम अपने आप याद हो जाएंगे। डेडुनम यानी ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, ये किसके भाग हो गए, तो सर ये छोटी आंत के भाग हो गए। उसके बाद इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला भाग हमारा आता है डेडुनम या ग्रहणी, डेडुनम या ग्रहणी। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसका आकार क्या होता है, सबसे पहले इसका आकार, उसके बाद में इसकी लंबाई, उसके बाद में इसका पाचन, कि इसमें किसका पाचन होता है। देखो पाचन मैंने क्यों लिखा कि ये छोटी आंत का भाग होता है, तो छोटी आंत में भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण होता है। तो इसमें किसका होगा पाचन, वो भी बताऊंगा। उसके बाद इसमें आता है इसका आकार क्या होता है सर, इसकी लंबाई क्या होती है सर, इसका किसका इसमें पाचन होता है। तो इसकी आकार होता है वो यू शेप का आकार होता है, यू शेप का आकार। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। इसका आकार होता है यू शेप का होता है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर। उसके बाद में आता है कि इसमें पाचन, पाचन इसमें सबसे ज़्यादा होता है। कारण क्या होता है, तो ये छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपरी भाग, इसमें पाचन सबसे ज़्यादा, पाचन सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो अपन भोजन जो भी ग्रहण करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा इसका पाचन होता है। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। इसका कारण क्या रहता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कांस्टेबल में, पिछली बार कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था कि छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन किस में होता है, डेडुनम में होता है, ड्यूडोनम, ड्यूडोनम ग्रहणी में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। ग्रहणी किसका भाग होता है, मैंने भी बताया था ग्रहणी 3 भागों से मिलकर बनी होती है। ग्रहणी में कितने भाग होते हैं, छोटी आंत कितने शब्दों से मिलकर बनी होती है, ग्रहणी को बोलते हैं ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, ठीक है। उसका पहला भाग ऊपरी भाग होता है ग्रहणी, ग्रहणी में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा ग्रहणी में होता है। इसका आकार क्या होता है, तो यू शेप, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, इसमें सबसे ज़्यादा पाचन होता है। तो इसका कारण क्या होता है, इसके अंदर अग्नाशय रस, अग्नाशय रस व पित्तरस, अग्नाशय रस व पित्तरस आकर मिल जाते हैं, आकर मिल जाते हैं। इस कारण इसमें सबसे ज़्यादा पाचन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा पाचन। समझ में आया कि नहीं आया भाई। देखो कोई भी बिंदु पढ़ रहे हैं, यदि अपने को डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कि मैं हर एक बिंदु आपको आराम से समझा सकूं। अब मैंने बताया पाचन सबसे ज़्यादा, तो कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में मैंने पढ़ाया था कि सबसे पहले अग्नाशय रस पढ़ाया था, पित्तरस पढ़ाया था, दोनों पढ़ाए थे। उसमें कौन कौन से एंजाइम स्त्राव होते हैं, मैं यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ाया तो मेरी पिछली क्लास आप जाके देख सकते हो। उसके बाद मैंने पढ़ाया कि छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पर होता है, तो ग्रहणी में होता है। इसका कारण क्या रहता है, तो इसमें अग्नाशय रस और पित्तरस आकर मिल जाते हैं, इस कारण इसमें सबसे ज़्यादा पाचन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा पाचन होता है। समझ में आया कि नहीं आया। इस कारण इसमें सबसे ज़्यादा पाचन होता है। कारण क्या होता है, इसमें अग्नाशय रस और पित्तरस दोनों आगे मिल जाते हैं। उसके बाद में इनका जो स्त्राव होता है ये यकृत में स्त्राव हो जाता है, यहाँ पित्तरस का मिल जाते हैं, और इसका स्त्राव होता है कहाँ पर होता है, यकृत में स्त्राव होता है। उसके बाद में आता है जो जेजुनम होता है। उसके बाद ये डेडुनम आपको समझ में आ गया। ग्रहणी, ग्रहणी के बाद बता दिया आकार यू शेप, उसके बाद लंबाई 25 सेंटीमीटर, पाचन सबसे ज़्यादा। कारण क्या होता है, अग्नाशय रस पित्तरस आकर मिल जाते हैं, इस कारण इसका सबसे ज़्यादा पाचन या अवशोषण होता है। इसमें एक बिंदु और लिखा देता हूँ कि इसमें पाचन भी सबसे ज़्यादा होता है और इसका अवशोषण भी इसमें सबसे ज़्यादा होता है। सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण इसमें होता है, सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण, इसमें सर्वाधिक पाचन भी होता है और सर्वाधिक अवशोषण भी होता है। सबसे कारण क्या, ये आप याद रखोगे। ये क्वेश्चन कांस्टेबल में पिछली बार पूछा गया था। जो फिर भाई लोग कांस्टेबल की तैयारी करें वो याद रखेंगे इसमें कारण क्या बताया मैंने, अग्नाशय रस और पित्तरस आके मिल जाते हैं। क्वेश्चन इसमें वन लाइनर, कांस्टेबल में क्वेश्चन वन लाइनर बनते हैं। यदि आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर कथन और कारण के क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित क्या कारण रहता है कि डेडुनम में सबसे ज़्यादा पाचन रहता है, तो आपको याद रखना है इसमें अग्नाशय रस और पित्तरस मिल जाते हैं, इस कारण इसमें सबसे ज़्यादा पाचन होता है। और सबसे ज़्यादा पाचन डेडुनम किसका भाग होता है, तो छोटी आंत का होता है। उसके बाद दूसरा भाग आता है किसका, छोटी आंत का, इलियम।
ईलियम में दो इंपॉर्टेंट है, इसकी आकृति क्या होती है और इसकी लंबाई क्या होती है। दूसरा आता है जेजुनम। जेजुनम, अब देखो जेजुनम में सबसे पहला बिंदु आता है कि इसकी लंबाई क्या होती है। जेजुनम की लंबाई होती है 2.4 मीटर। दूसरा इसका बिंदु आता है, ये छोटी आंत का मध्य भाग होता है। छोटी आंत का मध्य भाग, जैसे इसमें दो ही बिंदु बनते हैं। मेरे को लगता है कि उसमें इंपॉर्टेंट बिंदु बन सकते हुए आपको सभी बिंदु लिखा दूंगा। इसमें दो इंपॉर्टेंट बनते हैं कि इसकी लंबाई 2.4 मीटर और इसकी जो छोटी आंत का जो मध्य भाग होता है उसको बोलते हैं जेजुनम। उसके बाद मैंने इसका तीसरा भाग लिखाया था ईलियम। इसका तीसरा भाग लिखाया था ईलियम। इसका तीसरा भाग मैंने लिखाया था ईलियम। ईलियम में क्या क्या बिंदु इंपॉर्टेंट आते हैं। ये सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण करता है। इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी लंबाई होती है 3.4 मीटर। 3.4 मीटर। उसके बाद आता है कि भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण, भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण, भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ पर होगा, तो ये होगा ईलियम में। उसके बाद में आता है ये छोटी आंत की सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग, यहाँ सबसे लंबी नलिका होती है। छोटी आंत की सबसे लंबी नलिका, छोटी आंत की सबसे लंबी नलिका कौन होती है, सबसे लंबी नलिका होती है ईलियम। देखो ईलियम में तीन बिंदु इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसकी लंबाई क्या होती है सर, इसकी लंबाई होती है 3.4 मीटर। इसकी लंबाई होती है 3.4 मीटर। उसके बाद में ये जो छोटी आंत होती है उसकी सबसे लंबी नलिका होती है, वो कौन होती है, वो होती है ईलियम। उसके बाद ये भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण करता है। मैंने ऊपर लिखा था कि भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पर होता है, तो डेडुनम में होता है। उसमें डेडुनम के साथ वहाँ अवशोषण सबसे ज़्यादा छोटी आंत में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण कहाँ होगा, तो ईलियम में होगा। किस में होगा, ईलियम में। ईलियम में सबसे ज़्यादा क्या होगा, भोजन का अवशोषण होगा। ग्रहणी में सबसे ज़्यादा पाचन होता है, लेकिन ईलियम में सबसे ज़्यादा क्या होता है, अवशोषण होता है। उसके बाद छोटी आंत की सबसे लंबी नलिका कौन सी होती है, तो सबसे लंबी नलिका होती है ईलियम। उसके बाद में ईलियम में एक इम्पोर्टेंट वर्ड आता है। ईलियम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक वर्ड, जिस तरह से डेडुनम में आया था एक वर्ड, उसी तरह ईलियम में एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड आता है। उसके इसमें सेकुमुलस नाम की कुछ संरचनाएं पाई जाती है। इसमें सेकुमुलस नाम की संरचना पाई जाती है। सेकुमुलस ये किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है ईलियम में। ईलियम किसका भाग होता है, तो छोटी आंत का भाग होता है। इसमें क्या पाया जाता है, सेकुमुलस पाया जाता है। सेकुमुलस क्या होता है, ये छोटी आंत का भाग होता है। छोटी आंत का भाग, छोटी आंत का भाग, छोटी आंत का भाग, ये छोटी आंत के किस भाग से कनेक्ट रहता है, तो ये छोटी आंत के ईलियम भाग से कनेक्ट रहता है। छोटी आंत के ईलियम भाग से कनेक्ट रहता है। छोटी आंत का भाग, तो ये ईलियम से कनेक्ट रहता है, ईलियम से जुड़ा रहता है। अब आप समझदार हो, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि छोटी आंत का वह कौन सा भाग है जिससे सेकुमुलस जुड़ा रहता है, तो वो ईलियम जुड़ा रहता है। कौन रहता है, ईलियम जुड़ा रहता है। उसके बाद सेकुलस क्या करता है, तो सेकुलस जो हमारी छोटी आंत होती है, सेकुलस किस प्रकार से हमारा जुड़ा रहता है, तो हमारे शरीर जैसे कि छोटी आंत है, छोटी आंत है, उसमें ये उबारनुमा संरचना होती है। ये उबारनुमा संरचना को क्या बोलते हैं, सेकुमुलस बोलते हैं। ये उबारनुमा संरचना, ये छोटी आंत हो गई, ये छोटी आंत, ये उभारनुमा संरचना से कौन जुड़ा रहता है, तो उभारनुमा संरचना से छोटी आंत जुड़ी रहती है। इस उभारनुमा संरचना को क्या बोलते हैं, सेकुमुलस बोलते हैं। सेकुमुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकुमुलस बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। सेकुमुलस किससे जुड़ा रहता है, तो ईलियम से जुड़ा रहता है। ईलियम किसका पार्ट होता है, तो छोटी आंत का सबसे नीचे का भाग होता है। छोटी आंत से जो उभारनुमा संरचना होती है उसको बोलते हैं सेकुमुलस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सेकुमुलस बोलते हैं। सेकुमुलस का कार्य क्या रहता है, सेकुमुलस का ये हमारे सेकुमुलस छोटी आंत से जुड़ा रहता है। सेकुमुलस उसके बाद में ये बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ये बड़ी आंत से दो भागों से जुड़ा रहता है। बड़ी आंत से दो भागों से जुड़ा रहता है।
अब देखो बड़ी आंत से जुड़ा रहेगा तो ये सेकुलस का कार्य क्या रहता है, भोजन को आगे अवशोषित करता है, भोजन को आगे अवशोषण करता है। किसके माध्यम से, तो इलियम के माध्यम से। इलियम किससे जुड़ा रहता है, सेकुमुलस। सेकुमुलस उसके बाद में छोटी आंत का भाग होता है, छोटी आंत के बाद में ये किससे जुड़ा रहता है, तो बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। बड़ी आंत में ये बड़ी आंत से दो भागों से जुड़ा रहता है। दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक भाग होता है सिक्कम और दूसरा भाग होता है कोलोन। ये दो भाग से जुड़ा रहता है कौन, सेकुलम। एक होता है सिक्कम और एक होता है कोलम। एक होता है सिक्कम और एक होता है कोलन। एक होता है सिक्कम और दूसरा होता है कोलन। अब देखो क्वेश्चन इसमें किसमें बने, कैसे बनेगा कि बड़ी आंत से सेकुलम के कितने भागों से जुड़ा रहता है। बड़ी आंत के वो कौन से दो भाग होते हैं जो सेकुलम से जुड़ा रहता है, एक होता है सिक्कम और दूसरा होता है कोलन। एक होता है सिक्कम और दूसरा होता है कोलन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो आपको लग रहा होगा कि बोरिंग लगा होगा, लेकिन साइंस ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई कोई वर्ड ऐसे होते हैं जिसको आपको ज़्यादा समझना पड़ता है। कारण क्या रहता है कि कभी कभी अपन नए वर्ड सुने होते हैं। ये पूरी अपने अवशोषण की संरचना रहती है कि क्या रहती है कि सेकुमुलस छोटी आंत का भाग होता है, ये इलियम से जुड़ा रहता है। इलियम से जुड़ा रहता है छोटी आंत का वो कौन सा भाग होता है, तो सेकुमुलस उसके बाद में किससे जुड़ा रहता है, तो बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। बड़ी आंत के कौन से दो भागों से, एक सिक्कम से दूसरा कोलन से। एक सिक्कम और दूसरा कोलन से। समझ में आया कि नहीं आया। बार बार मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कभी भी आपको लगेगा सर ये समझ में नहीं आया, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आपको कोई टॉपिक कभी समझ नहीं आता तो मैं बार बार आपको समझा देता हूँ। उसके बाद में आता है कि इसमें सेकुमुलस में एक ग्रंथि पाई जाती है। सेकुमुलस में एक ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। सेकुमुलस छोटी आंत का भाग इलियम से जुड़ा रहता है और ये सेकुमुलस आगे बड़ी आंत से दो भागों में जुड़ा रहता है, सिक्कम और कोलन। उसके बाद में सेकुमुलस में ये एक ग्रंथि पाई जाती है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो जो टॉपिक लिखा उसके बारे में जितने इंपॉर्टेंट बिंदु है वो मैं सब लिखा देता हूँ। सेकुमुलस किससे, छोटी आंत से। छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत से जुड़ा रहता है दो भाग से। दो भाग कौन कौन से सर, एक भाग होता है सिक्कम, दूसरा भाग होता है कोलन। उसके बाद में इसमें एक ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती है। इसमें एक ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती है। ब्रूनर ग्रंथि किस में पाई जाती है, तो सेकुमुलस भाग में पाई जाती है। उसके बाद में किसी के दिमाग में आ गया सर ब्रूनर ग्रंथि क्या होती है, तो इसका होता है, इसका कार्य क्या रहता है। ब्रूनर ग्रंथि क्या होती है, जो हमारे शरीर में आंतरस का स्त्रावण करती है। आंतरस का स्त्रावण। देखो मैं तीसरा रस लिखा रहा हूँ, अमाशय रस, पित्त रस, उसके बाद आता है आंतरस। सब में मैंने बताया था कि इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी पढ़ेंगे आंतरस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। आपके दिमाग में आना चाहिए सर आंतरस कौन कौन से एंजाइम से मिलकर बना होता है। उसके बाद में आंतरस कहाँ पाया जाता है, तो एक ब्रूनर ग्रंथि होती है, हमारे शरीर का आंतरस को स्त्रावण करती है। इसका कार्य कौन करती है, ब्रूनर ग्रंथि किसमें पाई जाती है, सेकुमुलस किसका भाग होता है, तो छोटी आंत का। उसके बाद सेकुमुलस किससे जुड़ा रहता है, तो बड़ी आंत से। बड़ी आंत के दो भागों से जुड़े रहता है। बड़ी आंत के दो भाग कौन कौन से होते हैं, दो भाग होते हैं, एक होता है सिक्कम, दूसरा होता है कोलोन। देखो समझ में आया कि नहीं आया। जो टॉपिक पढ़ा उसको आप कनेक्ट करते जाओ, अपने आप ये जो टॉपिक होते हैं वो समझ में आते जाएंगे। देखो सेकुमुलस किसका भाग, छोटी आंत का। छोटी आंत में भी किसका भाग, सर इलियम। उसके बाद सेकुमुलस किससे जुड़ा होता है, तो सर बड़ी आंत से। बड़ी आंत के दो भाग होते हैं, कोलन और सिक्कम। उसके बाद मैंने बताया कि सेकुमुलस इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद इसमें ब्रूनर ग्रंथि होती है। ब्रूनर ग्रंथि क्या काम करती है, तो सर आंतरस का स्त्रावण करती है। सेकुलेशन किसका करती है, तो सर आंतरस का सेकुलेशन करती है। उसके बाद दिमाग में आ गया सर आंतरस में कितने एंजाइम पाए जाते हैं। आंतरस में 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखो ये पढ़ लिया, छोटी आंत पढ़ लिया, सेकुमुलस पढ़ लिया। उसके बाद ब्रूनर ग्रंथि पढ़ ली। ब्रूनर ग्रंथि का कार्य करता है आंतरस का स्त्रावण। उसके बाद पढ़ते हैं आंतरस। यदि दोस्तों आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो छोटे भाई बहन हैं या जो बच्चे नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताएं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। यदि जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके बायोलॉजी का एक अच्छा पार्ट रहता है। उसके बाद जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो पटवार, पुलिस, ग्राम सेवक, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यदि आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका कोई पैसा नहीं लगता है। उसके बाद में आंतरस, इसको बोलते हैं शक एंटीरिक्स। इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, शकस एंटीरेकस। शकस एंटीरेकस, इसका अन्य नाम क्या होता है, आंतरस का। उसके बाद में इसमें सबसे पहला एंजाइम पाया जाता है। मैंने क्या बताया, 3 रस पढ़ लिए, आमाशय रस, उसके बाद पित्त रस, उसके बाद आंतरस। सब में बताया था कि इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद इसमें आता है कौन सा एंजाइम इसमें पाया जाता है। इसमें पाया जाता है इंटेरोकाइनेस।
इंटोरोकाइनेस। देखो एंजाइम का कार्य हमारे शरीर में क्या रहता है, एंजाइम का हमारे शरीर में कार्य रहता है, कोई भी एक इनएक्टिव वस्तु पड़ी रहती है उसको एक्टिव रूप में लाती है। जिस तरह से मैंने कल HCl एंजाइम बताया था, उसका क्या क्या कार्य रहता है, तो आप पिछले वीडियो में जाके देखो। वो भी क्या कर रहा था, उसका कार्य क्या रहा था, हमारे शरीर में जो भी इनएक्टिव चीज़ पड़ी उसको क्या कर रही थी, एक्टिव कर रही थी। इसी तरह से इसका अन्य नाम, आंतरस का अन्य नाम क्या था, उसको सक्स एंटीरेकस बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंतरस का अन्य नाम क्या होता है, शकस एंटीकेरस। उसके बाद में से पहला एंजाइम कौन सा पाया जाता है, इंटोरोकाइनेस एंजाइम। इसका कार्य क्या रहता है, इसका कार्य रहता है ये जो हमारे शरीर में ट्रिप्सिनोजन जो हार्मोन होता है उसको क्या करता है, ये ट्रिप्सिन में चेंज करता है। ट्रिप्सिनोजन होता है उसको ट्रिप्सिन में चेंज करता है। ट्रिप्सिनोजन हमारे शरीर में इनएक्टिव पड़ा रहता है, इसको ये ट्रिप्सिन में चेंज करता है। ट्रिप्सिन क्या हो जाता है, ये एक्टिव होता है। ट्रिप्सिन क्या होता है, हमारे शरीर में एक्टिव होता है। देखो इसका कार्य क्या रहता है, इंटोरोकाइनेस एंजाइम का कार्य क्या रहता है, हमारे शरीर में जो ट्रिप्सिनोजन हार्मोन जो इनएक्टिव रहता है उसको ट्रिप्सिन में बदल देता है। किसमें बदल देता है, ट्रिप्सिन में बदल देता है, जो क्या होता है, एक्टिव रूप में होता है। इसका कार्य रहता है क्या रहता है, ट्रिप्सिन को जो हमारे शरीर में अदर ग्लैंड होती है, जो अन्य प्रकार की जो ग्लैंड होती है उनको क्या करती है, एक्टिव करती है। अदर ग्लैंड को क्या करती है, सक्रिय करती है या एक्टिव करती है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में जो अन्य प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, यहाँ कुछ ग्रंथियाँ जो एक्टिव नहीं रहती उनको एक्टिव कौन करता है, उनका कार्य कौन करता है, तो सर ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। कौन करता है, ट्रिप्सिन। उसके बाद में जो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कौन करता है, तो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करता है कौन करता है, इंटोरोकाइनेस एंजाइम। कौन करता है, इंटोरोकाइनेस एंजाइम, जो किसमें बदल जाता है, ट्रिप्सिन में बदल जाता है। ट्रिप्सिन आगे क्या करता है, हमारे शरीर में जो अन्य प्रकार की ग्रंथियाँ होती है उसको क्या करता है, एक्टिव करता है। उसके बाद इसमें दूसरा एंजाइम आता है लैक्टेज। आपने सुना होगा लैक्टोज, लेकिन लैक्टेज को किस में परिवर्तित करता है, लैक्टोज में। ये कौन करता है, लैक्टेज को कौन लैक्टोज में परिवर्तित करता है, तो इंटोरोकाइनेस कौन करता है, इंटोरोस का कार्य क्या रहता है, ये लैक्टेज एंजाइम को लैक्टोज में परिवर्तित करता है। उसके बाद मैंने बताया था लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैंने तीसरी या चौथी क्लास में बताया था, किसे बताया था, जब मैंने संतुलित आहार के घटक पढ़ाए तो उसमें बताया था कि लैक्टेज ये जैसे इनएक्टिव रहता है उसको एक्टिव कौन करता है, तो इंटोरोकाइनेस करता है। इसको लैक्टोज में कौन बदलता है, तो इसको बोलता है एंटोरोकाइनेस। उसके बाद दिमाग में आया सर लैक्टोज आपने बताया था कि 2 इकाइयों से मिलकर बनी होती है, 2 सैकराइड से मिलकर बनी होती है। 2 सैकराइड कौन कौन सी, एक होती है ग्लूकोज, दूसरी होती है ग्लाइकोजन। देखो पॉइंट रिलेट हो रहे नहीं हो रहे, मैंने पहले दिन बताया था, आप मेरे साथ पढ़ते जाओगे तो सभी पॉइंट एक दूसरे से रिलेट होते जाएंगे और आपके रिवीजन भी होता जाएगा। मैंने बताया था लैक्टोज किसका बहुलक होता है, तो मैंने बताया सैकराइड का बहुलक होता है। किसका होता है, सैकराइड का। और सैकराइड कौन कौन सी होती है, इसमें होती है ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। उससे क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। ये किन 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। उसके बाद में ये लैक्टेज को कौन लैक्टोज में परिवर्तित करता है, तो इंटोरोकाइनेज। उसके बाद में आता है इसका तीसरा एंजाइम, उसके बाद इसका तीसरा आता है माइलेज या मेल्टेज। क्या आता है, मेल्टेज। इसका तीसरा एंजाइम आता है मेल्टेज। देखो मेल्टेज किस में चेंज होता है, ये होता है माल्टोज। अब देखो माल्टोज किससे 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, याद आ रहा कि नहीं आ रहा, डबल ग्लूकोज 2G। मैंने याद दिलाया था नहीं था 2G, लेकिन अभी ज़माना 5G का चल रहा है, लेकिन ये हमारे को माल्टोज की शरीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये 2G से मिलकर बना होता है। 2G का मतलब होता है, कैपिटल G का मैंने अर्थ लिखाया था कि ग्लूकोज और ग्लूकोज। यदि आप पहली बार क्लास देख रहे हो मेरी साइंस की, तो आप पिछले वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको साइंस कनेक्ट होकर आराम से समझ में आ गए। ये डबल जी ग्लूकोज और ग्लूकोज। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेल्टेज को माल्टोज में कौन परिवर्तित करता है, इंटोरोकाइनेस का। माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, डबल G से। मैंने बताया था कि अपने को बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि रात को जो चने रेशेदार पदार्थ होते हैं उनको भिगो कर खाते हैं तो सुबह उसमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। उसका कारण क्या रहता है, उससे माल्टोज होता है। माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से, डबल ग्लूकोज से 2G से मिलकर बना होता है। याद क्या रखना, माल्टोज 2G मतलब हो गया बड़ा G मतलब होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज।
यहाँ तक समझ में आएगी नहीं आया। उसके बाद में इसमें चौथा एंजाइम आता है, चौथा एंजाइम आता है सुक्रेज। चौथा इसमें आता है सुक्रेज। सुक्रेज, सुक्रेज को ये किस में परिवर्तित करता है? तो ये सुक्रोज में परिवर्तित करता है। किस में? सुक्रोज में। उसके बाद मैंने बताया था सुक्रोज किन दो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है? एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रैक्टोज, जी और एफ। जी और एफ, इसमें होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रैक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब किसके? आंतरस के एंजाइम। एक सक्सेस एंटेरोकेसिस का अन्य नाम होता है। उसके बाद पहला एंजाइम आ गया इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज, इंटेरोकाइनेज एंजाइम। उसके बाद में इंटेरोकाइनेज का कार्य क्या रहता है? इंटेरोकाइनेज का क्या रहता है? ट्रिप्सिनोजन को किस में परिवर्तित करता है? ट्रिप्सिन में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन में परिवर्तित करता है। इसको ट्रिप्सिन का कार्य क्या रहता है? सर अदर ग्लैंड को एक्टिव करता है। उसके बाद में दूसरा एंजाइम आएगा लैक्टोज। लैक्टोज को लैक्टोज में कौन परिवर्तित करता है? तो आंतरस करता है। कौन करता है? आंतरस। लैक्टेज को लैक्टोज में परिवर्तित। अब लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? सर दो ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? एक ग्लूकोज और एक ग्लाइकोजन। ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। उसके बाद में मेल्टेज। मेल्टेज को किस में परिवर्तित करता है? तो सर माल्टोज। माल्टोज किस कर मिलकर बना होता है? 2G से, ग्लूकोज और ग्लूकोज। उसके बाद में तीसरे आता है हमारा चौथा एंजाइम आता है सुक्रोज। सुक्रेज। सुक्रेज को ये किस में परिवर्तित करता है? सुक्रोज में। सुक्रोज किससे मिलकर बनता है? तो कैपिटल और कैपिटल एफ से। उसको बोलते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने कितने एंजाइम लिखा दिए? आंतरस के 4 एंजाइम लिखा दिए। उसके बाद में इसका 5वां एंजाइम आता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियेज। उसके बाद में क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज का कार्य क्या रहता है? मैंने कल भी बताया। न्यूक्लियेज का कार्य रहता है, ये न्यूक्लिक एसिड में परिवर्तित करता है। न्यूक्लियेज का क्या कार्य रहता है? ये न्यूक्लियेज को न्यूक्लिक एसिड में परिवर्तित करता है। कौन करता है? आंतरस। न्यूक्लियेज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियेज किस में परिवर्तित हो जाता है? न्यूक्लिक अम्ल में। न्यूक्लिक अम्ल में। न्यूक्लियस किस में परिवर्तित हो जाता है? न्यूक्लिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। या न्यूक्लिक एसिड का क्या करता है? ये पाचन करता है। उसके बाद में आता है इरिप्सिन। उसके बाद में छठा हमारा एंजाइम आता है इरिप्सिन। अब देखो ये क्वेश्चन पिछली बार कांस्टेबल में बना था कि इरिप्सिन का कार्य क्या रहता है? इरिप्सिन का हमारे शरीर में जो शेष प्रोटीन रहती है, शेष प्रोटीन का पाचन। शेष प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो हमारे शरीर में शेष प्रोटीन का पाचन इरिप्सिन करता है। कौन करता है? इरिप्सिन। अभी तक हमने कितने आंतरस के कितने एंजाइम पढ़ लिए? तो हमने 6 एंजाइम पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए? तो सबसे पहले जैसे कि इरिप्टोसिन आए, उसके बाद माल्टेज, उसके बाद में सुक्रेज, उसके बाद में न्यूक्लियस आ गया, उसके बाद इरिप्सिन आ गया। न्यूक्लियस का कार्य क्या रहता है? ये न्यूक्लिक अम्ल में परिवर्तित करता है या न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। और इरिप्सिन का कार्य क्या रहता है? ये हमारे शरीर में शेष प्रोटीन रहती है यहाँ जो जिनका कोई पाचन नहीं करता, उसका पाचन कौन करता है? इरिप्सिन करता है। कौन करता है? इरिप्सिन। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? ये हमारा पार्ट था छोटी आंत का। अब उसके बाद में आता है बड़ी आंत, जो हमारे पाचन तंत्र का लास्ट टॉपिक रहेगा। बड़ी आंत क्या रहेगा? लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद आता है बड़ी आंत। धीरे धीरे हमने पाचन तंत्र पूरा पढ़ लिया। पाचन तंत्र की हमारी ये 4थी क्लास हो गई। कुल मिला के अभी तक हमने जनरल साइंस की 15 क्लास ले लिए। तो अभी तक आप पहली बार जुड़े हो तो मेरी सारी क्लास आप ज़रूर देखें, आपको साइंस आराम से समझ में आएगी। उसके बाद में सबसे पहले इसकी आती है लंबाई क्या होती है, उसके बाद में इसकी चौड़ाई क्या होती है। चौड़ाई के आधार पर इसको बड़ी आंत बोलते हैं। चौड़ाई के आधार पर इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत बोलते हैं। इसकी लंबाई होती है हमारे शरीर में 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इसकी लंबाई क्या होती है? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 मीटर, सॉरी, कितनी होती है इसकी लंबाई? 1.5 मीटर होती है। उसके बाद इसकी चौड़ाई होती है 6 से 7 सेंटीमीटर। इसके बाद इसकी चौड़ाई होती है 6 से 7 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कि बड़ी आंत कितने भागों से मिलकर बनी होती है। बड़ी आंत हमारे शरीर में 3 भागों से मिलकर बनी होती है। जैसा कि ये बड़ी आंत, देखो बड़ी आंत का एक भाग ये हो गया। उसके बाद में ये टोटल इसका दूसरा भाग होता है और ये इसका तीसरा भाग होता है। अब इसमें देखते हैं कि किस भाग को क्या बोलते हैं। सबसे पहले जो हमारा भाग होता है उसको बोलते हैं सिक्कम। अभी मैंने बताया था कि सिक्कम से कौन जुड़ा रहता है? तो छोटी आंत का भाग जुड़ा रहता है। सिक्कम पहला भाग इसका क्या रहता है? ये उसको बोलते हैं सिक्कम। छोटी आंत भी 3 भागों से मिलकर बनी होती है और बड़ी आंत भी 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला इसका भाग रहता है सिक्कम और इसके बाद इसका पूरा भाग ये रहता है, ये कोलन।
ये इसका भाग कौन सा रहता है, कोलन। ये पहला भाग सिक्कम रहता है, उसके बाद जो ये दो भाग देखो, ये पहला भाग हो गया, उसके बाद ये दूसरा भाग, ये दोनों भाग कोलन से कुछ जुड़े रहते हैं, ये इस भाग को कोलन बोलते हैं। उसके बाद जो नीचे का भाग उसको सिक्कम बोलते हैं, और जो हमारा लास्ट भाग रहता है उसको बोलते हैं रेक्टम। ये भाग क्या होता है, रेक्टम। उसके बाद रेक्टम हम नीचे किससे जुड़ा रहता है, एनएस से या गुद्दा से जुड़ा रहता है, एनएस या गुद्दा से। ये किसका स्ट्रक्चर रहता है, ये बड़ी आंत का स्ट्रक्चर रहता है। बड़ी आंत का स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहता है, जो पहला भाग होता है जो छोटी आंत से जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं सिक्कम। सिक्कम के बाद जो ये भाग और ये भाग इसको क्या बोलते हैं, कोलन। उसके बाद जो नीचे का भाग उसको बोलते हैं रेक्टम, और रेक्टम जो आगे किससे जुड़ा रहता है, गुद्दा से या एनएस से जुड़ा रहता है। ये किसके भाग हो, ये सर हो गए बड़ी आंत के भाग। बड़ी आंत के मैंने कितने भाग लिखा दिए, 3 भाग लिखा दिए। कौन कौन से भाग लिखा दिए, एक सिक्कम, उसके बाद उसको बोलते हैं कोलन, उसके बाद में रेक्टम। रेक्टम होता है वो किससे जुड़ा रहता है, तो गुद्दा से जुड़ा रहता है। उसके बाद में यहाँ अपने जो शरीर में क्या होती है, अपेंडिक्स होती नहीं होती है कभी किसी के शरीर में, ये हड्डी इसको अवशेषीय अंग बोलते हैं। ये अवशेषीय अंग हमारे सिक्कम से जुड़ा रहता है। यहाँ पर ये इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। ये इस भाग से हमारे शरीर में जो अवशेषीय अंग होता है, जो किसी प्रकार से हमारे शरीर में कार्य नहीं करता है, किसी प्रकार कोई भी चीज़ का पाचन नहीं करता है, उसको बोलते हैं अवशेषीय अंग। वो अंग जो हमारे शरीर में अन्यत्र रूप से पड़ा रहता है उसको बोलते हैं अपेंडिक्स, जो सिक्किम से जुड़ा रहता है। देखो सिक्कम से पहला इसका भाग आ गया सिक्कम। सिक्कम में एक ही बिंदु बनता है इंपॉर्टेंट, देखो ये जो भाग था इससे एक अपेंडिक्स नाम का अवशेषीय अंग जुड़ा रहता है, अपेंडिक्स इसको बोलते हैं अवशेषीय अंग। हमारे शरीर में ये किसी भी प्रकार का पाचन नहीं करता है, वह अंग जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं करता उसको बोलते हैं अवशेषीय अंग। देखो कभी कभी आपने इस अंग की वृद्धि सुनी होगी, जब ये इस अंग वृद्धि कर देता है तो हमारे शरीर में पेन होता है, पेन इन दर्द होता है। तो जैसे दर्द होता है तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर इस अंग को काट देता है। देखो हमारे शरीर में किसी अंग को काट देता है हमारी हानि होती है, लेकिन ये अवशेषीय अंग पड़ा रहता है, ये हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता है, इसलिए इसको अवशेषीय अंग बोलते हैं। हमारे शरीर में जैसे दर्द होता है तो डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर इस अंग को काट देते हैं और हमारे दर्द को क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। ये किस भाग का पार्ट रहता है, तो बड़ी आंत का। बड़ी भाग में पहला भाग रहता है सिक्कम। सिक्कम का कौन पार्ट होता है, अपेंडिक्स, जिसको बोलते हैं अवशेषीय अंग। समझ में आया कि नहीं आया। इस तरह से अपन पढ़ेंगे तो साइंस अपने आप इजी वे में समझ आ गई। उसके बाद इसका दूसरा भाग रहता है कोलन। देखो कोलन में एक भी बिंदु इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलन के 3 भाग होते हैं, कोलन के 3 भाग होते हैं। मैंने अभी बताया था कि 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से बताया, जैसे कि देखो ये यहाँ से जुड़ा जा सकता है। एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग हो गया, तीसरा। इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं, कोलन। कोलन के कितने भाग हो गए, तो सर 3 भाग हो गए। पहला भाग मैंने ये क्या लिखाया था, पहला सिक्कम लिखाया था। उसके बाद ये कोलन जैसे एक भाग ये, दूसरा ये, तीसरा भाग ये 3 भाग होते हैं। कोलन में कितने भाग होते हैं, 3 भागों से मिलकर बना होता है कोलन। कोलन किसका भाग होता है, तो सर बड़ी आंत का होता है। उसके बाद में आता है रेक्टम। बड़ी आंत का तीसरा भाग कौन सा होता है, रेक्टम। बड़ी आंत का तीसरा भाग रेक्टम। जो इंपॉर्टेंट बिंदु होगा, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ आपको जानने के लिए जरूरी होगा, वो मैं सब लिखा दूंगा। कोलन 3 भाग से, उसके बाद रेक्टम। जैसे देखो सिक्कम के बारे में आपने कभी कभी ध्यान रखा होगा, सिक्कम हमारे किस भाग का पार्ट होता है, तो बड़ी आंत का। तो सिक्कम में क्या स्थित होती है, अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स यानी अवशेषीय अंग, जो हमारे शरीर में किसी प्रकार का पाचन नहीं करता है उसको बोलते हैं अवशेषीय अंग। देखो यहाँ से एक एक बिंदु आपको सुनना है। उसके बाद रेक्टम। उसके बाद रेक्टम का हमारे शरीर में क्या कार्य रहता है, जो अपशिष्ट, जो अपचित भाग होता है, अपशिष्ट या अपचित भाग का स्टोर करता है। अपचित भाग का स्टोर या संग्रहण करता है। ये कार्य कौन करता है हमारे शरीर में, तो सर ये कार्य करता है बड़ी आंत का भाग रेक्टम। बड़ी आंत का रेक्टम। कभी कभी अपन ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारा पाचन नहीं करता है, तो उसको अपशिष्ट, जो पचा नहीं बात, देखो अपचित, जो हमारे शरीर में पचा नहीं है, उसका स्टोर कौन करता है। देखो मनुष्य के शरीर में भगवान ने किस प्रकार का सिस्टम बनाए। देखो कभी कभी अपन भोजन हमारे जैसे कि शरीर में बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, जहरीले पदार्थ आते हैं, उसको एंजाइम जैसे कि एसिड उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। उसके बाद जैसे कि देखो हमारे शरीर में कभी कभी अपन ज़्यादा भोजन कर लेते हैं लेकिन वो पचता नहीं, उसका पचने के बाद उस भोजन को स्टोर करने के लिए हमारे एक अलग जगह बना रखी है, उसको बोलते हैं रेक्टम। ये किसका भाग होता है, तो सर ये बड़ी आंत का भाग होता है। उसके बाद जैसे ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में स्टोर होता है, उसके बाद में ये अपशिष्ट पदार्थ मलाशय के रूप में बन जाता है। क्या बन जाता है, ये मलाशय बन जाता है। मलाशय बनते ही ये किससे बाहर निकल जाता है, तो ये गुदा से बाहर निकल जाता है। जैसे मलाशय बना, ये किससे बाहर निकल जाता है, एनएस से बाहर निकल जाता है या गुदा से बाहर निकल जाता है।
यहाँ तक ये किसके पार्ट थे, तो सर ये बड़ी आंत के पार्ट थे। 3 भाग बताए, सिक्कम, अपेंडिक्स, अवशेषीय अंग सिक्कम में स्थित होता है, कोलन 3 भागों से मिलकर बना होता है, ये इसमें इतना ही बिंदु है। उसके बाद रेक्टम, रेक्टम हमारे शरीर में वेरी इंपॉर्टेंट कार्य रहता है। ये क्वेश्चन पिछली बार रेलवे में पूछा गया था कि हमारे शरीर का कौन सा भाग जो हमारे भोजन को अच्छे जो पचा नहीं उसका स्टोर करता है वो होता है रेक्टम। ये रेक्टम भी किसका भाग होता है, तो सर बड़ी आंत का भाग होता है। तो यहाँ तक समझ में आएगा नहीं आए। उसके बाद में ये जो रेक्टम होता है इसका कार्य क्या रहता है, रेक्टम का कार्य क्या रहता है, ये जल, खनिज और मिनरल्स, जल, खनिज और मेडिसिन, दवाइयाँ, दवाइयों का क्या करता है, ये पाचन करता है, यहाँ स्टोर करता है, दवाइयों का पाचन। अब देखो जो दवाइयाँ होंगी ये हमारे शरीर में 2 भागों में पाचन करती है। किस किस में, एक मुख में होती है। कभी कभी अपने शरीर में अपने को क्या लगता है, जी दर्द होने लगता है, तब डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए जाते हैं, तब डॉक्टर बोलता है गोली देता है, उसको अपन जबान के नीचे यहाँ टंग के नीचे उसको दबा के रखना पड़ता है, तब उस समय हमारे शरीर में कुछ संतुष्टि आती है। देखो दवाइयाँ जो मेडिसिन होता है वो हमारे शरीर में 2 भागों में स्टोर होता है, 2 भागों में पाचन होता है। कहाँ कहाँ पर होता है, एक होता है रेक्टम, रेक्टम में होता है, दूसरा कहाँ पर होता है, मुख में होता है। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद में दवाइयों का पाचन कहाँ पर होता है, या दवाइयों का अवशोषण कहाँ पर होता है, इन तीनों का अवशोषण हमारे शरीर में कहाँ होता है, रेक्टम में होता है। जो किसका भाग होता है, शरीर बड़ी आंत का भाग होता है। देखो बड़ी आंत का भाग में किस किस का अवशोषण होता है, यहाँ पाचन होता है, अवशोषण, यहाँ स्त्राव किस कहाँ पर होता है, इन तीनों का स्त्राव कहाँ होता है, अवशोषण कहाँ पर होता है, खनिज का, जल का और दवाइयों का कहाँ पर होता है, तो बड़ी आंत में होता है। उसके बाद में यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है पाचन तंत्र। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु आते हैं कि किस में किसका अवशोषण होता है। यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हमने कंप्लीट यहाँ तक पढ़ लिया। समझ आ गया। लास्ट टॉपिक बड़ी आंत, सिकम, कोलन, रेक्टम। रेक्टम में किसका अवशोषण होता है, जल, खनिज और दवाइयों का। उसके बाद में ये रेक्टम किसका पार्ट होता है, तो सर बड़ी आंत का। उसके बाद देख लेते हैं कि हमारे शरीर में कहाँ पर किसका अवशोषण होता है। ये पाचन तंत्र का हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है कि मुख में किसका पाचन होता है, तो मुख में पाचन होता है, वाटर का पाचन होता है। उसके बाद में मुख में किसका पाचन होता है, मुख में मैंने बताया था मेडिसिन का पाचन होता है, या दवाइयों का अवशोषण होता है। देखो हमारे शरीर में किसका कहाँ पर अवशोषण होता है, अवशोषण, अवशोषण देखो सबसे पहले आता है मुख में, उसके बाद में आएगा अमाशय या पेट में, अमाशय या पेट में। उसके बाद तीसरा आएगा छोटी आंत, उसके बाद चौथा आएगा बड़ी आंत। जैसे कि मुख में किस किस का पाचन होता है, मुख में मेडिसिन का पाचन होता है, दवाइयों का पाचन, दवाइयों का पाचन। दवाइयों का पाचन कहाँ पर होता है, तो सर मुख में होता है। उसके बाद में आता है कि सर अमाशय पेट में किस किस का पाचन होता है, पेट में होता है जल का। उसके बाद में जो साधारण शुगर होती है, सिंपल शुगर या शर्करा, इसका पाचन किस में होता है, जो सिंपल साधारण शर्करा होती है उसका पाचन अमाशय पेट में होता है। उसके बाद हमारे शरीर में जो अपन शराब पीते हैं, शराब या एल्कोहल, एल्कोहल का पाचन या अवशोषण कहाँ पर होता है, ये होता है पेट में। देखो क्वेश्चन पिछली बार बना था कि शराब, एल्कोहल का अवशोषण किस भाग में होता है, तो हमारे पेट में होता है। उसके बाद में इस अवशोषण 3 क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या बनता है कि दवाइयों का पाचन मुख में होता है और बड़ी आंत में होता है। उसके बाद में आता है कि शराब का पाचन कहाँ पर होता है, तो शराब का पाचन होता है अमाशय या पेट में होता है। कहाँ पर होता है, अमाशय या पेट में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ तक आप साथ साथ मैंने एक ही बात आपको शुरुआत से बताइए कि आप साथ साथ में लिखते जाओगे और साथ साथ में बोलते जाओगे, ताकि आपको चीज़ यहीं से यहीं यहाँ पर याद हो जाए। जो क्लास ली उसमें जो पढ़ा वहीं पर आपको याद करना है। मुख में किसका पाचन, तो सर दवाइयों का। अमाशय में किसका पाचन, तो सर जल का, साधारण शर्करा का या एल्कोहल का अवशोषण किस में होता है, तो सर अमाशय या पेट में होता है। उसके बाद में आता है छोटी आंत में, उसके बाद में आता है छोटी आंत। छोटी आंत में किस किस का अवशोषण होता है, तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा छोटी आंत में अवशोषण होता है। किस किस का होता है, तो मैंने आपको लिखा था ग्लूकोज, लिखा था ग्लाइकोजन, लिखा है नहीं लिखा था, इसका एंजाइम लिखा है। तो उसके बाद आता है फ्रक्टोज, लिखा है नहीं लिखा है। उसके बाद में माल्टोज। अब देखो छोटी आंत में किस किस का अवशोषण होता है, ग्लूकोज का होता है, उसके बाद में फ्रक्टोज का होता है, उसके बाद में ग्लाइकोजन का होता है, उसके बाद में फैटी एसिड आता है, उसके बाद में फैटी एसिड, फैटी एसिड, उसके बाद में होता है एमिनो एसिड,
पाचन तंत्र जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद जो मैंने लास्ट में मेरे को लगता है कि ये भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अवशोषण किसका अवशोषण होता है, कि मुख में दवाइयों का पाचन या दवाइयों का अवशोषण, दवाइयों का अवशोषण, पाचन भी यहीं से होता है और अवशोषण भी यहीं से होता है, लेकिन अपन पढ़ अवशोषण रहे तो अवशोषण लिख लेते हैं। दवाइयों का अवशोषण, आमाशय पेट में किसका अवशोषण, तो जल का, सिंपल शुगर का या शुगर या शर्करा का या अल्कोहल का अवशोषण। उसके बाद में आता है छोटी आंत में किसका अवशोषण, तो सर ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन का, फ्रक्टोज का। याद कैसे रखना है, तो मैंने बताया था छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो मैंने ग्लूकोज लिखाया था, मैंने उसके बाद आपको फ्रक्टोज बताया था, उसके बाद मैंने क्या बताया था, माल्टोज बताया था। तो ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड, इसका पाचन किस में होता है, तो सर सॉरी अवशोषण किसका होता है, तो छोटी आंत में होता है। उसके बाद आता है वसा, वसा में किसका होता है, तो फैट। वसा हमारे शरीर में क्या होती है, फैट। वसा अघुलनशील होती है, फैट अघुलनशील, अघुलनशील। फैट क्या होती है, अघुलनशील होती है। फैट क्या होती है, अघुलनशील होती है। और ये कहाँ पर चली जाती है, ये लसिका के ब्लड में चली जाती है, लसिका में चली जाती है, लसिका में चली जाती है। देखो फैट होती है वो अघुलनशील होती है, इसका अवशोषण नहीं होता है और ये लसिका में चली जाती है। लसिका से उसके बाद में ये कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है। इसका प्रोसेस क्या रहती है, कि लसिका जो फैट होती है ये क्या होती है, अघुलनशील। अघुलनशील फैट कहाँ जाती है, तो लसिका में। लसिका के बाद ये कहाँ चली जाती है, तो ब्लड में चली जाती है। देखो यहाँ से तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो फैट क्या होती है, अघुलनशील होती है। अघुलनशील फैट कहाँ जाती है, तो लसिका। लसिका के बाद ये कहाँ पर जाती है, तो ब्लड में। ये सब का क्या हो रहा है, अवशोषण। उसके बाद लास्ट आता है कि जो छोटी बड़ी आंत होती है उसमें किसका अवशोषण होता है, तो मैंने अभी बता दिया कि बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है, तो बड़ी आंत में सर जल का होता है, उसके बाद में खनिज का होता है और उसके बाद में दवाइयों का होता है, खनिज और दवाइयाँ। यहाँ तक हमारा था टॉपिक कौन सा, पाचन तंत्र। अब लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा, अवशोषण। मुख में दवाइयों का अवशोषण, आमाशय पेट में जल, सिंपल शुगर या शर्करा, अल्कोहल का अवशोषण। क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया शराब का अवशोषण हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है कि शराब का अवशोषण हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो सर आमाशय या पेट में। उसके बाद छोटी आंत में किसका अवशोषण, ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन का, फ्रक्टोज का, फैटी एसिड और एमिनो एसिड, फैटी एसिड और एमिनो एसिड। उसके बाद फैट, फैट हमारे शरीर में अघुलनशील होती है, घुलती नहीं, इसका अवशोषण नहीं होता है, तो ये कहाँ चली जाती है, तो लसिका में। लसिका में जाने के बाद ये हमारे ब्लड में प्रेस करती है। देखो अघुलनशील होती तो गलती नहीं है, तो इसका गलने का कारण कौन बनता है, तो लसिका। लसिका के बाद ये कहाँ प्रेस करती है, तो ब्लड में। उसके बाद में बड़ी आंत में, मैंने अभी पढ़ाया था बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं। लास्ट के पार्ट में किसका पाचन होता है, तो अवशोषण होता है, तो बड़ी आंत में जल का, खनिज का और दवाइयों का। 3 क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कि शराब अल्कोहल का पाचन तो हो गया सर आमाशय में। उसके बाद दवाइयों का पाचन कहाँ पर होता है, मुख में भी होता है और बड़ी आंत में। तो यहाँ तक हमारा किसका, मानव शरीर तंत्र का, ह्यूमन बॉडी सिस्टम का पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। कौन सा होता है, तो सर डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब जो हमारी अगली क्लास रहेगी उसमें अपन जितना पाचन तंत्र पढ़ा उस पर आधारित जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी तक हमने पाचन तंत्र की 4 क्लास ले ली, इसके साथ इस आज की क्लास के साथ अभी तक हमने 4 क्लास ले ली है, उसको अपन को आप लोगों को रिवीजन करना है। उसके बाद जो कल हमारा टेस्ट होगा उस टेस्ट के उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे, मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस किस प्रकार चल रही है। जो मैंने टॉपिक पढ़े वो आपको सुनने आ रहे कि नहीं आ रहे। आपको भी क्या करना है, यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले नए वीडियो आपको मिल सके। जो इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। आप ये जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो हमारा जो टॉपिक क्या चल रहा है कि ह्यूमन बॉडी सिस्टम, मानव शरीर तंत्र, उसका पहला टॉपिक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करें। तो दोस्तों आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।